नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का करंट अफेयर रिवीजन क्लासेस। ये आपका क्लास नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होगे, अच्छे होगे और आपके लोगों की तैयारी जो है वो पूरे जोश के साथ सही दिशा में चल रही होगी। कल जैसे कि हम लोगों ने पहले ही कहा और हमारा जो ये इनिशिएटिव है इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि कोरोना वायरस के जो महामारी हमारे सामने है उसको लेकर लोगों के मन में जागरूकता पैदा करना, उनको संसाधनों की उन तक पहुंच देना अगर किसी के पास नहीं है, और दूसरा अपना जो ये तैयारी का हमारा प्रोसेस चली हुई है उसमें नोट्स क्रिएट करना। ये कुछ इसके हमारे इनिशिएटिव के पर्पज़ है। तो सबसे पहले कल मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, आप लोगों ने नोट्स अपने बनाकर फ़ोटो क्लिक कर भेजी है और कुछ स्टूडेंट ने जो उन्होंने सहायता की है लोगों की वो भी मेरे पास सेंड किया है। खैर मैं सबके तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं कुछ स्टूडेंट है जिनमें से एक है राजेंद्र कुमार पटेल जी। वो हमारे नांगलोई दिल्ली के ही रहने वाले हैं, स्थानीय निवासी यहीं के हैं। उन्होंने बड़ा खूबसूरत काम किया है, मतलब अपनी नॉलेज का अगर सही मायने में कोई सदुपयोग किया तो उन्होंने करके दिखाया है। ठीक है ना। हुआ ये है कि दिल्ली सरकार के द्वारा ई कूपन जो सिस्टम दिया जाता है पीडीएस की फॉर्म में, पीडीएस को प्राप्त करने के लिए आपको ई कूपन अलॉट करके दे दिए जाते हैं। तो किसी का ई कूपन को प्राप्त करवाने में शायद कुछ समस्या होगी या वो नहीं हो पा रहा था ठीक ढंग से, तो राजेंद्र कुमार जी ने उनके पास जाकर इस चीज़ का सॉल्यूशन किया है और मेरे पास उन्होंने इसकी पिक भी भेजी है। तो मैं उनको बिल्कुल दिल से उनका शुक्रिया करता हूं कि आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। अगर ऐसे ही हर राज्य में, हर ज़िले में कुछ लोग ऐसे ही थोड़ी थोड़ी अगर सबकी मदद करना स्टार्ट कर दे तो जल्दी हम लोग इस महामारी से इससे बाहर आ जाएंगे। दूसरी तरफ चिंता की भी बात है कि कल भी अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा तो कल भी आप लोगों ने देखा होगा कि 3000 प्लस मामले फिर से देश में सामने आए हैं। और देखिए इसका रीज़न कुछ ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के द्वारा टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। पहले शायद गवर्नमेंट टेस्टिंग कम करती थी तो कम केसेस आते थे, लेकिन अब क्या है, अब गवर्नमेंट ने टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाई है तो शायद उसके कारण केसेस भी थोड़ा ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसमें पैनिक या घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आ रहे हैं वो एक फैक्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो कहीं ना कहीं ठीक भी है हमारे लिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर तो कर रही है गवर्नमेंट कम से कम, है ना। जब तक देखिए, जब तक इस महामारी का कोई वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक तो हम लोग सेफ है ही नहीं। इवन अगर एक मरीज भी रह जाता है तो भी खतरा है कहीं ना कहीं। और ये भी हकीकत है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भी हकीकत है कि पूरी तरीके से इसको ख़त्म भी नहीं किया जा सकता, पूरी तरीके से इसको ख़त्म भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो वही है जैसा कि केजरीवाल जी ने कॉन्फ्रेंस में कहा 2-3 दिन पहले ही कि हम लोगों को कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी होगी, अपनी जीवन शैली को इस तरह से डेवलप करना होगा कि हम लोग एडजस्ट कर सकें। लेकिन वही बात है कि एडजस्टमेंट उच्च वर्ग के लोगों में तो आसानी से हो जाएगा, वो लोग तो एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि उनके पास संसाधन है। बट जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, निम्न मध्यम वर्ग के लोग और जो बिल्कुल नीचे वाले वर्ग के लोग हैं, उनके पास मैं ये कह दूं कि वो लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे, वो लोग संसाधन जुटा लेंगे, तो ये अपने आप में एक हास्यप्रद बात होगी। ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। परसों गवर्नमेंट ने फैसला किया कि लिकर जो शॉप होती हैं आपकी दुकानें शराब की वो ओपन कर दी जाएंगी। ठीक है, गवर्नमेंट का अपना पर्सपेक्टिव है कि रेवेन्यू जुटाने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो खोलना ही है, तो क्यों ना शराब की दुकानें खोल दी जाए। ऑन एंड एवरेज कुछ ऐसे भी डाटा आए हैं कि एक दिन में स्टेट को लगभग 700 करोड़ रुपए की इनकम होती है। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा ये सुजेशन है कि अगर शराब की दुकानें खोलनी है ठीक है, वो कोई मैटर नहीं है, रेवेन्यू भी ज़रूरी है, स्टेट के लिए रेवेन्यू भी ज़रूरी, तभी तो संसाधन जुटाएंगे।
लेकिन आप दूसरा इसका रास्ता एक तरीका अपना सकते थे, आप लोग स्विगी जोमेटो वगैरह इनकी हेल्प लेकर आप होम डिलीवरी करा देते। आप होम डिलीवरी करा देते। दुकानों के आगे 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगवाने की क्या ज़रूरत थी? उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आपके पास संसाधन है, आपके पास इतने सारे ये एप्लीकेशन है जो कंपनी है जो फूड डिलीवरी करते हैं। वैसे भी ये लोग अभी कुछ डिलीवर तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट उनको अथॉरिटी देती तो वो ईजिली डिलीवर कर लेती। अभी भी तो 70% ज़्यादा चार्ज ले ही रहे हैं, 10% और ज़्यादा चार्ज ले लेते, क्या फ़र्क पड़ता। बट अब जो भी सलाहकार है, जिन्होंने भी सलाह दी है, ठीक है, सब क्या अपना है। गवर्नमेंट ने कुछ सोच के, कुछ बड़ा सोच के किया होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस, उसके रिजल्ट आ भी जाएंगे, आने वाले हफ्ते में आ भी जाएंगे। ठीक है, चलिए लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। पहला पॉइंट बनाइए अब आप लोग। फर्स्ट पॉइंट, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, बाजार हस्तक्षेप योजना। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, बाजार हस्तक्षेप योजना। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कृषि मंत्रालय के द्वारा चलाई गई एक स्कीम है। यह है भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के द्वारा चलाई गई एक स्कीम है। इसे नेफेड के द्वारा, नेफेड इसकी नोडल एजेंसी है, NAFED। जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं ना अनाज के, जहाँ पर स्टॉक करके रखते हैं, तो नेफेड के अंडर में ही तो वो संचालित होते हैं। तो नेफेड कृषि मंत्रालय से संबंधित इसकी नोडल एजेंसी है। देखिए इस योजना का मकसद क्या है। इस योजना का मकसद ये है कि मान लो किसी स्टेट में कुछ ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है कि जहाँ पर मार्केट फ्रीली मूव नहीं कर पाती है, जहाँ पर जो उनकी उपज है, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट है, वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो मूव नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है और हमारे ये ख़राब हो जाएंगे, आप इसको ज़रूर, आप इसको प्रोक्योर कर लीजिए, आप इसको हमसे ख़रीद लीजिए। तो इस योजना का नाम दे दिया गया है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। ठीक है, हाल फिलहाल की अगर बात करें तो जैसे पिछले साल लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर में एक प्रकार से लॉकडाउन ही कर दिया गया था। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने डिमांड की थी कि हमारे पास सेब बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन हुआ है, तो आप उसको प्रोक्योर कर लीजिए। किस योजना के तहत? मार्केट इंटरवेंशन योजना के तहत। ठीक है ना, तो ये इसलिए है, आप लिख लीजिए इसमें। बाजार मूल्य में गिरावट होने की स्थिति में, बाजार मूल्य में गिरावट होने की स्थिति में खराब होने वाले खाद्यान्नों एवं बागवानी वस्तुओं की खरीद हेतु राज्य सरकारों के अनुरोध पर, राज्य सरकारों के, स्टेट गवर्नमेंट के, ध्यान रखना इस पॉइंट को, आप अंडरलाइन नहीं कर सकते हो, राज्य सरकारों के अनुरोध पर कार्यान्वित की जाने वाली यह एक मूल्य समर्थन प्रणाली है। यह एक प्राइस सपोर्ट सिस्टम है, मूल्य समर्थन प्रणाली है। ठीक है, आप ब्रैकेट में याद करने के लिए लिख सकते हो जम्मू कश्मीर सेब इशू, है ना, याद रह जाएगा, इजी हो जाएगा याद रखना। ब्रैकेट में लिख लीजिए जम्मू कश्मीर एप्पल इशू, सेब का इशू। तो ये हमारा मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। सेकंड पे आइए। सेकंड है आपका नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। काफ़ी चर्चा में है ये इंस्टीट्यूट, और पिछले लगभग 4-5 महीने से है। ठीक है ना, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आता है ये।
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आता है। यह एक नोडल एजेंसी है, यह एक नोडल एजेंसी है जो कि देश में रोगों की रोकथाम और उसके संक्रमण आदि इत्यादि पर विशेष ध्यान रखती है। यह एक नोडल एजेंसी है जो कि रोगों की रोकथाम, उनकी जांच, उनकी निगरानी और उनके संक्रमण को फैलने से रोकने का कार्य करती है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, NCDC। ठीक है। आज के न्यूज़पेपर में जब पढ़ा तो उसमें बड़ा अजीब एक आर्टिकल आया हुआ था द हिंदू में। उसमें ये था कि चाइना और अमेरिका कहीं ना कहीं आपस में ब्लेम गेम खेल रहे हैं। लाइक अमेरिका ये कह रहा है कि ये जो कोरोना वायरस है ये चाइना के द्वारा, चाइना की जो वुहान सिटी है उसके अंदर जो लैब है उसमें इसको क्रिएट किया गया है। मतलब चाइना कोई बायो वेपन का निर्माण कर रहा था, तो उस वेपन के निर्माण की प्रोसेस में कोरोना वायरस का इजाद हुआ है, तो चाइना ने जानबूझकर बनाया। एक सेकंड थ्योरी ये है अमेरिका के द्वारा कि चाइना के द्वारा जो ये कोरोना वायरस है, चाइना के द्वारा जो ये कोरोना वायरस है ये जानबूझकर तो नहीं फैलाया गया है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जैसे ये चमगादड़ से हुआ, फिर सी फूड वगैरह में के थ्रू ये इंसानों तक पहुंचा है। तो उसकी टेस्टिंग के दौरान वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हुई, जिसके कारण ये बाहर फैल गया, बाहर कम्युनिटी में इसका स्प्रेड हुआ है, फैला है। तो ये एक दूसरी थ्योरी है। और चाइना क्या कह रहा है अमेरिका के बारे में? चाइना ये कह रहा है कि अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में अब नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, तो चाइना ये कह रहा है कि अमेरिका वाले सिर्फ और सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने वोटरों को प्रभावित, आकर्षित करने के लिए विशेष मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। वहाँ पर जो इतनी सारी डेथ हुई हैं गवर्नमेंट की नाकामयाबी के कारण, उसको छुपाने के लिए चाइना के ऊपर सारा ब्लेम कर रहे हैं। तो ये उन दोनों का आपस में अभी तक मामला चला हुआ है। और इस पूरे मामले में अगर इंटरनेशनल एजेंसीज की बात करें तो लगभग, चूँकि दोनों सुपर पावर है, तो किसी भी एजेंसी की इतनी हिम्मत तो नहीं है कि डायरेक्टली इनको कोई कुछ बोल दे या इनको रोक ले। ठीक है ना। तो हाल फिलहाल में ये कंडीशन है कि अमेरिका चाइना के ऊपर ब्लेम कर रहा है और चाइना अमेरिका के ऊपर। और ये खैर ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि अमेरिका में जितनी डेथ हुई हैं वो तो चाइना में भी नहीं हुई है। अगर चाइना में सबसे पहले इसको स्टार्ट हुआ, चाइना ने मतलब दूसरे देशों को कुछ टाइम तो मिला ना चाइना से सीखने का कि चाइना ने किस तरह से इसको रोका है, लेकिन अमेरिका ने शायद कुछ नहीं सीखा या कुछ सीख नहीं पाया या कुछ सीखना नहीं चाहता था। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा डेथ का आंकड़ा, डेथ की रेट अमेरिका में। अब चाहे इसको पॉलिटिकल वार कहो या बायोलॉजिकल वार, कुछ भी कह लो आप, लेकिन अंत में तो जो कॉमन जनता है, जो सामान्य नागरिक है, वही तो इससे ज़्यादा प्रभावित हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट, वी.के. पॉल कमेटी, वी.के. पॉल, PAUL, पॉल कमेटी, ये आपकी कोविड-19 के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, एक कमेटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्ष कौन है? वी.के. पॉल। वी.के. पॉल कमेटी कोविड-19 के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष वी.के. पॉल को बनाया गया। सिंपल पूछ लेगी UPSC, ये किससे रिलेट करती है? काफ़ी चर्चा में रही है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। लेगेसी वेस्ट, ये इम्पोर्टेंट है आपका, इन्वायरमेंट की दृष्टि से ये टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रहा है। तो इस पे आप डबल ट्रिपल ट्रिक, जितने भी आप लोग ट्रिक लगा सको, बादल वगैरह जैसा भी बना सको बना सकते हो। लेगेसी वेस्ट, LEGACY, लेगेसी वेस्ट,
लेगेसी वेस्ट, देखिए लेगेसी वेस्ट किसको कहते हैं? ये एक ऐसा वेस्टेज है, एक ऐसा वेस्ट जो घरों से कूड़ा करकट निकलता है, फैक्ट्रियों से जो कूड़ा करकट निकलता है, अस्पतालों से, मतलब जितना भी कूड़ा करकट होता है उसको एक स्थान पर ले जाकर डंप कर देते हैं, उसको एक स्थान पर ले जाकर डंप कर देते हैं। वो डंपिंग का जो स्थान होता है वो कोई बेरन, कोई खाली आइलैंड हो सकता है, या कोई ऐसा लैंडफिल भी हो सकता है जो कि विशेष तौर पर डंपिंग के लिए ही जिसको सिलेक्ट किया गया है। तो वहाँ पर ये कूड़ा सालों तक 10-10, 20-20 सालों तक वहीं पर पड़ा रहता है, उसको नाम दे दिया गया है लेगेसी वेस्ट। जैसे दिल्ली में बात करें तो गाजीपुर साइट है ना, तो लेगेसी वेस्ट का एक उदाहरण है वो गाजीपुर है, आपका भलसवा डेयरी है, ये आपके दिल्ली में जो साइटें हैं ये लेगेसी वेस्ट के साइट है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि लेगेसी वेस्ट कई सालों तक, कई वर्षों तक अपशिष्ट पदार्थों के एक विशेष स्थान या चिह्नित स्थान पर डंप किए जाने की एक प्रोसेस है जिसको नाम दे दिया गया है लेगेसी वेस्ट। डंप किए जाने की एक प्रोसेस है। ठीक है, चर्चा में क्यों है? क्योंकि एनजीटी नेशनल ग्रीन जो ट्रिब्यूनल है हमारा, उसने ये कहा गवर्नमेंट को कि भाई आप कोई कमेटी बनाओ और हमें ये बताओ कि इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। आप ये जो खुले में इतना कूड़ा करकट आपने जमा करके रखा हुआ है, आप इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बताइए। तो एनजीटी ने इसलिए ये चर्चा में रहा। खैर ये बड़ा अजीब सा है कि आपको इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पता नहीं है, एनजीटी को क्या नहीं पता है? गवर्नमेंट जानबूझकर भी कुछ चीज़ों में ढील करती है, क्या एनजीटी को नहीं पता है? क्या आज से पहले इसके ऊपर कोई भी रिसर्च नहीं हुई है कि लेगेसी वेस्ट के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, इन्वायरमेंट इससे किस तरह पोल्यूटेड होता है, या ये हमारे जीवन के लिए कितनी खतरनाक है, मीथेन गैस का इससे बाहर निकलती है, ये सारे फैक्ट पहले से ही पता है। बट वही है, एक बर्डन बढ़ाने का, एक काम बढ़ाने का जो तरीका होता है वो है ये है। ठीक है ना, तो एनजीटी नेगेटिव इम्पैक्ट लेगेसी वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए सॉलिडेटरी फंड, SOLIDARITY, सॉलिडेटरी फंड। सॉलिडेटरी फंड आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अंडर में है, और ये किसके लिए है? कोविड-19 के लिए धन जुटाने से संबंधित है। तो सॉलिडेटरी फंड WHO फंड जुटाने से संबंधित है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बनाइए पॉइंट, वारसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज। वारसा VERSA, वारसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज। ये एक कार्यक्रम है जो कि UNFCCC के अंडर में आता है। यह एक विशेष कार्यक्रम है जो कि UNFCCC के अंडर में आता है। इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 19 2013 में एक सम्मेलन हुआ जिसको COP19 का नाम दिया गया, उसमें इसको क्रिएट किया गया था। इस मैकेनिज्म को UNFCCC के अंडर में COP19 COP के अंडर में 2013 में इसको लॉन्च किया गया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के अंडर में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि क्लाइमेट चेंज के प्रतिकूल प्रभाव के प्रति, लिख लीजिए, पहले लिख लो, बाद में समझ लेंगे। क्लाइमेट चेंज के प्रतिकूल प्रभाव के प्रति सुवेद्य विकासशील देशों में, वल्नरेबल जो होता है, सुवेद्य विकासशील देशों में नुकसान एवं क्षति को संबोधित करना। मतलब ये पता लगाना
कि क्लाइमेट चेंज के कारण विकासशील देशों में कितना प्रभाव पड़ा है, कितना प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो ये आपका वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज के द्वारा यूएनएफसीसी के अंडर में है। ठीक, चलिए आप एक और फैक्ट लिख लीजिए। फैक्ट है, नोट बना के लिख लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, लिखिए, भारत में अगर रोजगार की बात करें, वैसे तो हालत बहुत ख़राब है बट फिर भी लिखो, भारत में अगर हम रोजगार की बात करें तो कुल आबादी का 52.2%, 52.2% स्वरोजगार से संबंधित है, मतलब वो अपना ही कोई उद्योग धंधा खुद का ही करते कुछ काम। 52.2% लोग ऐसे हैं। 29.9% अनौपचारिक मजदूर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मजदूर की तरह का कार्य करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 29.9%। ठीक है, थर्ड लिखिए, और अगर हम वेतनभोगी की बात करें, मतलब जिनको हर महीने सैलरी मिलती है उनकी बात करें हम, तो वो 22.8% है। तो 22.8% है। ये कुछ फैक्ट है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट आ सकते हैं। तो यूपीएससी पूछ लेगी, भारत में रोजगार के मामलों में स्वरोजगार रखने वाले लोगों की संख्या अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या से ज़्यादा है। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज के मामले में स्वरोजगार के क्षेत्र में ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। ठीक है ना, चलिए इसी में एक पॉइंट और लिख लीजिए नीचे ही, इसी में लिख लो। अगर हम बचत की बात करें, जो हम इंडियंस हैं बचत किस तरीके से करते हैं, हमारा पैटर्न क्या है बचत करने का, तो सबसे ज़्यादा हम लोग बचत करते हैं फिजिकल इंस्ट्रूमेंट या भौतिक परिसंपत्तियों में। कोई ज़मीन खरीद ली तो वो क्या है, भौतिक परिसंपत्ति आपकी। भौतिक परिसंपत्तियों के रूप में हम सबसे ज़्यादा बचत करते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पर हम लोग वित्तीय बचत करते हैं, लाइक बैंक में हमने एफडी करा दी, ये आपकी वित्तीय बचत है। सेकंड नंबर पर हम वित्तीय बचत करते हैं। थर्ड लिखिए, हम सोने व चांदी के आभूषणों में बचत करते हैं। तीसरे नंबर पर हम लोग सोने और चांदी के आभूषणों में बचत करते हैं। तो ये हमारा बचत करने का एक पैटर्न है। इंडिया के साथ देखो यही एक प्रॉब्लम है, इंडिया जो एक विकासशील कंट्री है उसके साथ यही प्रॉब्लम है कि हम लोग बचत करते हैं, बचत करने में हमारी कोई कमी नहीं है। बचत तो मतलब सेविंग तो हमारे घरों में सब में होती है, और कई घरों में तो भयंकर ही सेविंग करते हैं। मतलब उनका फिक्स होता है कि साल में एक ही बार कपड़े आएंगे, चाहे होली पे ले लो या दिवाली पे ले लो। ठीक है, तो बचत जो होती है वो इंडिया में खूब होती है, लेकिन हमारा जो बचत करने का तरीका है वो गलत है। फॉरेन कंट्री में या दूसरे यूरोपियन कंट्री में, वहाँ पर लोग शेयर मार्केट में बॉन्ड के तौर पर, एफडी के तौर पर या फाइनेंशियल एसेट के तौर पर बचत को इन्वेस्ट करते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा हुआ हमारे पास, हम लोग क्या करेंगे, ज़मीन खरीद लेंगे, सोना वगैरह खरीद लेंगे। पहले एक गले में एक भी चैन नहीं थी, फिर 5-6 चैन पहननी शुरू कर देंगे सोने की। तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, वो पैसा एक जगह आपका स्टक हो जाता है, वो पैसा रुक जाता है। और मनी की वैल्यू तभी है जब वो मार्केट में सर्कुलेट होता रहे, पैसा घूमता रहता है, तभी उसकी वैल्यू हो जाती है। अगर आपको एक जगह पैसा रख दोगे तो उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है ना, आपने 2015 में जो पैसे रखे थे, मान लो 5,000 रुपये आपने बचा कर रखे हुए थे, 50,000 रुपये बचा के रखे हुए थे, 2020 में आज की महंगाई के लेवल में अगर आपने उस टाइम पे 50,000 बचाए थे, तो वो आज की वैल्यू में केवल 20,000 रुपये की वैल्यू होगी उनकी, केवल 20,000 रुपये की आपकी वैल्यू होगी।
लेकिन वही अगर आप शेयर मार्केट में लगाओगे, बॉन्ड खरीद लोगे या आप एफडी करा लोगे, तो वो क्या है, वो आपका इकोनॉमी के साथ साथ मूव करता रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कीमतें बढ़ेंगी इकोनॉमी में, तो उसका रेट भी बढ़ता चला जाएगा। आपकी करेंसी जो आपने सेविंग की है उसका रेट भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आपने सोना खरीद लिया, चांदी खरीद ली, ज़मीन खरीद ली, ठीक है ना, तो हो सकता है कि आप नुकसान में चले जाओ। अब किसी ने ज़मीन खरीद ली, मान लो किसी एरिया में अच्छे खासे रेट पे खरीद ली, मान लो 10 लाख रुपए में कोई ज़मीन खरीद ली। वो ज़मीन ठीक है, फ़िलहाल तो उसका रेट है, आपको उम्मीद है कि ये 5 साल में 10 की खरीदी है 25 लाख की हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट का प्लान आया, तो प्लान में क्या हुआ, बगल से उसके नाला क्रॉस करा दिया गवर्नमेंट ने, तो 10 लाख की वैल्यू आपकी 4 लाख रुपए रह जाएगी। खैर इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपने कोई ज़मीन खरीदी, वहाँ पर गवर्नमेंट ने पार्क बना दिया, तो आपकी ज़मीन की वैल्यू 10 लाख थी, सीधा बढ़ के 40 लाख भी पहुँच सकती है। तो वो रिस्क का काम है। लेकिन आप एफडी कराओगे, बैंक में सेविंग कराओगे, बॉन्ड खरीद लोगे, तो उसमें इतना, उसमें भी डर तो है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट में डर तो है, बट इतना नहीं है जितना कि हम लोग जो भौतिक परिसंपत्तियों में इन्वेस्ट करते हैं जितना उसमें होता है, ठीक है। बट हम लोग प्रेस्टीज अपने सम्मान के साथ जोड़कर देखते हैं सोने और चांदी की वस्तुओं को, इसलिए हमारा झुकाव इनकी तरफ ज़्यादा होता है। बस यही रीज़न है, हमारी मेंटलिटी ऐसी ही है कि हम लोग सोना और चांदी खरीदना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तभी तो इंडिया में गोल्ड मोनेटाइजेशन जो स्कीम है वो इतनी सफल क्यों नहीं हो पाई है, क्योंकि लोगों की मेंटलिटी चेंज नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने तो अच्छा प्रयास किया है कि आप फिजिकल फॉर्म में सोना वगैरह मत लिखिए, आप उसको एक कागज़ की फॉर्म में रखिए, जैसे जैसे रेट बढ़ेगा आपका उसका रेट बढ़ता जाएगा। बट लोगों की मेंटलिटी तो वही है कि सोना दिखेगा तभी तो ये दिखेगा कि हम लोग बढ़िया घर से हैं। इंडिया तो वो कंट्री है जहाँ पर आदमी का अगर पेट भी निकल जाए तब भी ये कह देते हैं कि ये तो खाते पीते घर की पहचान है। भाई ये खाते पीते घर की पहचान नहीं है, ये बीमारी का पहला स्टेप है जो आपने रख लिया है। उसमें खुश होने जैसा कोई बात नहीं है, पर हम लोग तो उसमें भी खुशी ढूंढ देते हैं, हम लोग उसमें भी खुशी ढूंढ देते हैं। तो ये तो खैर बहुत छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनाइए अब आप, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, पीएम जन विकास कार्यक्रम। ये आपका माइनॉरिटी जो आपका मिनिस्ट्री है, अल्पसंख्यक मंत्रालय, उसके अंडर में एक स्कीम स्टार्ट की गई है, अल्पसंख्यक मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, ठीक है। अल्पसंख्यक, इसका उद्देश्य क्या कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, लिख लो, इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को एजुकेशन, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, एजुकेशन, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बेहतर सामाजिक एवं आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर सामाजिक, आर्थिक और संरचनात्मक सुविधाएं प्रदान कराना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंडर में लॉन्च किया गया। इसका ये उद्देश्य है, इसका ये उद्देश्य है, ठीक है ना। तो पीएम जन विकास कार्यक्रम, अल्पसंख्यक मंत्रालय का दर्जा अगर इंडिया की बात करें तो 6 कम्युनिटी को हमने दिया हुआ है, लेकिन हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के बारे में ही अल्पसंख्यक का फील आता है, और 5 को हम लोग शायद उस नज़रिए से नहीं देखते कि ये लोग अल्पसंख्यक है। लेकिन मुसलमान के प्रति हमारे दिमाग में पहले से आ जाता है कि ये लोग माइनॉरिटी हैं, जबकि गवर्नमेंट ने 5 और कम्युनिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया हुआ है।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आइए अब। पीएम केयर्स फंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीएम केयर फंड, पीएम केयर फंड में पैसा डोनेट करने की बात है, बहुत सारे लोगों ने किया भी है ना। पीएम केयर्स फंड यह एक पब्लिक चैरिटेबल फंड है, यह एक पब्लिक चैरिटेबल फंड है जिसके प्रधानमंत्री चेयरमैन हैं, जिसके प्रधानमंत्री चेयरमैन हैं। प्रधानमंत्री के अलावा इसमें फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी इसमें शामिल हैं। पीएम केयर्स फंड, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर और पीएम, 4 मिनिस्टर इसमें शामिल हैं। पब्लिक चैरिटेबल फंड है। तो ये तो होगी पीएम केयर्स फंड की बात, जिसमें डोनेट करने के लिए बार बार अपील की जाती है और आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। बट पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं चाहूँगा कि आप पीएम केयर्स फंड में आप पैसा डोनेट करें या ना करें, वो आपका पर्सनल हो सकता है। बट मैं तो कहूँगा कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते तो आप अपने आसपास डायरेक्ट कर दीजिए, क्योंकि वो पैसा भी घूम फिर कर यहीं आना है। तो आपके पास अगर कोई ऐसे लोग हैं, ऐसी कम्युनिटी है, ऐसे समुदाय है जिनको ज़रूरत है, तो आप उनकी डायरेक्ट हेल्प कर दीजिए। देशभक्ति दिखाने का सिर्फ यही तरीका थोड़ा ना कि आप पीएम केयर्स फंड में ही पैसा डोनेट करोगे तभी आपकी देशभक्ति साबित होगी, नहीं। आप अपने लेवल पर, अपने लोकल लेवल पर जितनी मदद कर सकते हैं लोगों की, उतनी मदद कीजिए, आपका यही है, ठीक। ये तो हो गया पीएम केयर्स फंड की बात। बट इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीएम नेशनल रिलीफ फंड। पीएम नेशनल रिलीफ फंड, विपक्ष पार्टी के द्वारा ये बार बार ये सवाल उठाया गया कि जब पहले से ही पीएम रिलीफ फंड है हमारे पास, तो पीएम केयर्स फंड बनाने की ज़रूरत ही क्या है। और पीएम रिलीफ फंड में अच्छा खासा पैसा भी है, आपका अच्छा खासा अमाउंट पहले से है भी, तो ये नया फंड बनाने की ज़रूरत ही क्या है। आप इसी में पैसा डोनेट करा लो लोगों से, क्या दिक्कत है। तो इसलिए ये चर्चा में आ गया। बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है पीएम नेशनल रिलीफ फंड, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू सरकार में 1948 में इसको क्रिएट किया गया था। किस लिए किया गया था? जो लोग पाकिस्तान से विस्थापित होकर इंडिया में आए हैं उनकी हेल्प किया जा सके, ठीक है ना। किस लिए? पाकिस्तान से जो लोग विस्थापित होकर इंडिया में आए हैं उनकी हेल्प की जा सके। यूपीएससी पूछ लेगी कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा चाइना के साथ जब हमारा युद्ध हुआ तो उस टाइम पे इसको क्रिएट किया गया था। पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट पूछ लेगी कि हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पीएम नेशनल रिलीफ फंड से पैसा निकाल कर उसमें डाला गया था। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी। तो ये पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए था। जवाहरलाल नेहरू सरकार 1948 में था, ठीक है ना। इसमें पीएम की सहमति से पैसा बाहर निकाल सकते हैं, ना कि संसद की। मतलब संसद की ज़रूरत नहीं है इससे पैसा निकालने के लिए, संसद के प्रस्ताव की या उनकी अनुमति की ज़रूरत नहीं है। पीएम अगर अनुमति दे दे तो पीएम की अनुमति से ही इससे पैसा बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरा लिखिए, इसमें किसी भी प्रकार से बजट की प्रक्रिया के द्वारा इसमें कोई भी सहायता नहीं दी जाती है। मतलब जब बजट पेश होता, बजट की जो प्रोसेस होती है उसके माध्यम से पीएम नेशनल रिलीफ फंड में कोई भी सहायता नहीं दी जाती है, ठीक है, नहीं दी जाती है, ठीक। वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान समय में अगर हम बात करें
तो निम्नलिखित कैटेगरी बहुत सारी हैं, बट इम्पोर्टेंट जो है वो लिख लो। निम्नलिखित कैटेगरी में मुसीबत या समस्या आने पर इस फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, पहला फ्लड, बाढ़, साइक्लोन, अर्थक्वेक, कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, एसिड अटैक। ये जो सिचुएशन आती हैं इसमें नेशनल रिलीफ फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप एसिड अटैक पूछ लिया यूपीएससी ने, तो आप सोचोगे कि एसिड अटैक तो निर्भया फंड से संबंधित है, तो इसमें कैसे हो सकता वो, तो वो इसमें भी है। ठीक है ना। तो पीएम नेशनल रिलीफ फंड इसमें इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, चलिए आज के लिए तो इतना ही है करंट का, ये सही है। अब बात करते हैं आज की कहानी की। सबसे पहले आज दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहला महात्मा बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा है आज, तो उनको नमन करते हैं महात्मा बुद्ध को, जिन्होंने दुनिया को एक अलग ही रास्ता दिया। देखिए, बुद्ध धर्म जो बौद्ध धर्म है वो शायद भारत में अभी आपसे केवल अगर नॉर्थ ईस्ट और थोड़ा नॉर्थ के स्टेट को छोड़ दो तो शायद इतना प्रोमिनेंट नहीं है। लेकिन एक टाइम पर बुद्ध धर्म ऐसा था जिसने समाज में परिवर्तन ला के रख दिया। अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करवाता था, ये मत करो वो मत करो। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था कि अपने शरीर को इतना कष्ट दो आपको तभी निर्वाण प्राप्त होगा, जीव हत्या मत करो, इवन आप खेती के प्रक्रिया भी मत करो क्योंकि उसमें भी जीव जंतु की हत्या होती है। तो आदमी सोचते थे कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें मतलब हमें ज्ञान की भी प्राप्ति हो सके, हमें मोक्ष भी मिल सके और हम अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन कर सके। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई, जो मध्यम आपका पाथ है, मध्यम मार्ग के ऊपर डिपेंड करता है कि ना तो आप पूरी तरह से कठोर होकर ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो, ना ही पूरी तरह से आप कमज़ोर होकर, आपको एक मिडल पे वे करना पड़ेगा। और देखिए एक टाइम ऐसा आया कि लगभग आप देखेंगे कि पूरी इंडिया में बौद्ध धर्म का प्रभाव था। और आज आप देखिए सॉफ्ट पावर के तौर पर अगर इंडिया के पास कुछ है तो मैं मानता हूँ या तो बॉलीवुड है, क्रिकेट है, सबसे पहले नंबर पर तो बौद्ध धर्म है, दूसरे नंबर पर आपका क्रिकेट है, तीसरे नंबर पर आपका बॉलीवुड। तीन है जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की। तो महात्मा बुद्ध बहुत बड़ी हस्ती हैं। और दूसरा आज जिनका जन्मदिवस है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, हमारे भारत का प्राउड हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो कुछ रचना या कुछ अपनी कविता या कोई गीत लिखते थे तो वो एक ऐसी कंडीशन में पहुंच जाते थे कि वो अपने आसपास किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते थे। वो कहते थे कि भाई मेरे से दूरी रहो, मेरे को अकेला छोड़ दो। जब वो कुछ ना कुछ सृजन करते थे तो वो खुद ऐसा महसूस करते थे कि उन्होंने खुद भी कहा कि ये मैं नहीं लिखता हूँ, कोई और दूसरी शक्ति है जो मेरे को आकर ये सारी चीज़ें लिखवा जाती है। अब इसमें आप लोग कोई भूत प्रेत का एंगल मत ढूंढने लग जाना। उनका मतलब होता है कि मेरे अंदर की जो पावर है, मेरे अंदर की अंतरात्मा जो है वो मुझे प्रेरित करती है कि कुछ ऐसा लिख जाता हूँ मैं कि मेरे को पता ही नहीं चलता कि ये कितना खूबसूरत है। और देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ भी मिला। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी एक दूसरे के विरोधी थे। नहीं, विरोधी नहीं थे वह।
विरोधी वो होते हैं जिनके मन भेद होते हैं, मतलब जिनके मनों में एक दूसरे के प्रति घृणा, एक दूसरे के प्रति नफरत होती है। हाँ, उनके मतभेद जरूर थे, उनके विचारों में भिन्नता थी, उनके विचारों में भिन्नता थी। असहयोग आंदोलन में जब गांधी जी ने कहा कि आप जो विदेशी शिक्षा है या आप जो अंग्रेजी स्कूल है, कॉलेज है, उनमें आप उनका त्याग कर दीजिए, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उनका विरोध किया। उनको कहा कि पहले तो हमारा सिस्टम एजुकेशन का इतना मजबूत है नहीं इंडिया का कि हम लोग अपने बच्चों को एजुकेशन दे सके, और जो रही सही कसर जो हमारे बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, आप उसको मना कर रहे हो। इस तरह तो हमारा इंडिया मॉडर्न बनने की जगह मिडाइवल में चला जाएगा अगर एजुकेशन नहीं होगी तो, ठीक है ना। दूसरा, गांधी जी कहते थे कि चरखा चलाइए आप लोग। देखिए चरखा क्या, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे बहुत जगह ऐसी ऐसी बातें आती है कि चरखा चलाने से कैसे इंडिया को आज़ादी मिल गई। तो भाई आज़ादी तो घोड़ी चलाने से भी नहीं मिली है। जो ये लोग कहते हैं ना कि चरखा चलाने से महात्मा गांधी ने कैसे आज़ादी दिला दी, तो गोली चलाने या गोली खाने से भी नहीं आज़ादी मिली है। आज़ादी मिली है जन भावना से, आज़ादी मिली है लाखों करोड़ों लोगों के सहयोग से, आज़ादी मिली है संघर्ष से। और वो संघर्ष दोनों टाइप का था, हिंसात्मक भी था, अहिंसात्मक भी था, दोनों टाइप का था। और चरखा चलाने का मतलब ये है कि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना, अपना काम खुद करने की भावना, आत्म संयम करने की भावना, इस तरह का कि जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके अंदर डेवलप हो सके। ना कि ये था कि चरखा चलाकर आप सीधा चरखा चलाते हुए जाओ और अंग्रेजों को हटा दो, ये नहीं था। ऐसी हिस्ट्री से दूर रहिए आप, ठीक है ना। तो लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि देखिए आप चरखा चलाने की जो बात करते हैं ना वो ठीक है, पर्सनल लेवल पर ठीक है, आपको पसंद है चलाइए, बट आप अगर सारी जनता ही चरखा चलाना शुरू कर देगी तो इन्वेंशन कौन करेगा, आविष्कार कौन करेगा, नए नए यंत्र कौन खोजेगा। तो उन्होंने कहा था कि अगर अशिक्षा, बेरोजगारी और ये जो अतार्किक बातें हैं, इनके बीच में अगर आप सामंजस्य नहीं बिठाओगे, क्योंकि जनता पढ़ी लिखी नहीं है, जनता के पास इतनी नॉलेज नहीं है, जनता के पास इतना ज्ञान नहीं है, तो कहीं ना कहीं से आपका सांप्रदायिक जो राक्षस होता वो निकल के आएगा। और वैसा हुआ भी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके बारे में बहुत पहले कहा था कि अगर लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप मिडाइवल एरा में ले जाने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को शिक्षा से दूर कर रहे हो, जबकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, ऐसी कंडीशन में अगर आप लोगों को शिक्षा से दूर करवा रहे हो, आधुनिक रोजगार का उनका मन हटाकर चरखा वगैरह चलाने की आप लोग बात कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपका कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देगा आने वाले समय में। और वैसा हुआ भी। आप कहीं भी देख लीजिए, दंगे वहीं होते हैं जहां अनरेस्ट की स्थिति होती है, अनसेटिस्फैक्शन की स्थिति होती है ना। लोगों के पास जहाँ पर रोजगार नहीं होता, लोगों के पास जहाँ पर अच्छी एजुकेशन नहीं होती, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं होती, वहीं पर इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। कभी किसी ने सुना है कि लुटियंस जोन्स में दंगा भड़क गया? जो पौष इलाका है, आपने कभी वहाँ सुना है कि कोई दंगा भड़क गया? नहीं। दंगा सिर्फ और सिर्फ या तो मतलब किसी कोई पॉलिटिकल या कुछ ऐसे लोग होंगे जो दंगा भड़काएंगे हेट स्पीचेज के माध्यम से, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ना तो बेहतर शिक्षा मिली है, ना उनका रैशनलाइजेशन हुआ है, तार्कीकरण तो उनका हुआ ही नहीं है, और ना ही उनके पास संसाधन है, और वो अपने आप को ये फील करते हैं कि हम लोगों ने भी आज़ादी में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी, हमारे पूर्वजों ने निभाई थी, और आज हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं और हमारा हक कोई दूसरा मार रहा है।
बस ऐसी कंडीशन में कोई एक आदमी आएगा, थोड़ा सा वो आपको बूस्टअप करेगा और आप लोग चल पड़ोगे लड़ने के लिए। यही होता है, ठीक है ना। तो देखिए आज की स्टोरी अगर हम बात करें तो आज की स्टोरी थी चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा नायक, एक ऐसा महानायक जिसका कंफर्म भी नहीं है कि वो आदमी शूद्र है, क्षत्रिय है, वैश्य है, क्या है वो आदमी, उसकी कोई पहचान के बारे में पता ही नहीं है। बट देखिए वो आदमी कहाँ से निकला होगा और कहाँ तक वो आदमी पहुँचा। पूरा इंडिया मतलब ईरान तक, ईरान से लेकर मंगलोर का आपका तमिलनाडु तक उस आदमी ने शासन करके दिखाया है। बताओ, उत्तरी कर्नाटक मैसूर तक उसने मतलब अपना शासन करके दिखाया। कितनी बड़ी बात है। और क्या उसने शासन क्रिएट किया, क्या उसने एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिएट किया जो कई सदियों तक चलता रहा। उसी को फॉलो करते रहे, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, छोटे मोटे चेंजेस के साथ। मौर्यों के बाद आपका गुप्ताज है, शक है, कुषाण है, लगभग वही पैटर्न चलता रहा जो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्रिएट किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें तो उसने नंद वंश के जो धनानंद थे उनको हराकर साम्राज्य को प्राप्त किया। साम्राज्य को प्राप्त किया। और उसी के काल में आपका सिकंदर जो महान था वो झेलम नदी तक आया, पोरस के साथ उसका युद्ध हुआ, पोरस को हराया, लेकिन उसकी सेना ने फिर आगे बढ़ने से मना कर दिया। उसके कई रीजन हो सकते हैं। कुछ हिस्टोरियन बताते हैं कि उसके जो सैनिक थे वो इतने एग्जॉस्ट हो चुके थे लड़ाई कर करके कि वो अपने घर लौटना चाहते थे। कुछ कहते हैं कि ये एक यूरोपियन पर्सपेक्टिव है। इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि उस टाइम पे मौर्यों की सेना ही 6 लाख थी और सिकंदर के पास इतनी संख्या नहीं थी, तो वो लोग डर के भी वापस निकल गए। तो कुछ भी हो, लेकिन 6 लाख अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य ने इतनी बड़ी संख्या क्रिएट की है तो 6 लाख, ठीक है। फिर उसने समझदारी से भी काम लिया। जहाँ पर युद्ध से जीत सकता था युद्ध से जीता, जहाँ पर नहीं जहाँ पर यह था कि भाई यहाँ पर वैवाहिक संबंध स्थापित करके हम लोग अपना साम्राज्य बढ़ा सकते, तो उसने वैवाहिक संबंध भी किए। सेल्यूकेटर जो था उसको हराया उसने, और फिर सेल्यूकेटर ने उसको अपनी लड़की का हाथ दिया, उसके साथ शादी की, और उसको कांधार, हेरात और काबुल के बहुत सारे जो हिस्से थे वो एज ए दहेज के तौर पर उसको गिफ्ट दिए चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की इस कामयाबी के पीछे, उसकी इस पर्सनैलिटी के पीछे, उसकी इस जीत के पीछे अगर किसी का हाथ था वो था चाणक्य का, वो था चाणक्य का। तभी तो एक सही गुरु का, एक सही मेंटर का होना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसको आपकी कैपेसिटी का पता है, आपकी कैपेबिलिटी का पता है। वो आपको जानता है कि आप क्या कर सकते हो और कितना कर सकते हो। वो आपको उसी तरीके से हैंडल करता है। कामयाबी अपने दम पर अकेले भी पाई जा सकती, कोई बड़ी बात नहीं है, मिल जाएगी। लेकिन जो गुरु होता है, जो मेंटर होता है, वो आपकी कामयाबी और कामयाबी में लगने वाले टाइम को कम कर देता है, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, आपके टाइम को कम कर देता है। और सारा गेम ही एफिशिएंसी का है, ठीक है ना। पता चले आप यूपीएससी का एग्ज़ाम के लिए जब क्लियर करने के दौर में पहुंचो तो आपका मेंटल लेवल तब जाकर विकसित हो जब आपकी एज 34 हो जाए, तब आपको ये लगे कि मैं अब क्लियर कर सकता हूँ। उसका फ़ायदा है कि आपकी एज लिमिट तो 32 है। ऐसे में मेंटर क्या करता है कि आपकी वो जो 34 की मेंटलिटी है उसको आपको 28 में ही, 27 में ही वो डेवलप करके दे देगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अंत में उसने जैन धर्म को अपनाया और चंद्रगुप्त मौर्य जो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, वहाँ पर जाकर उसने अपने देह का त्याग कर दिया। उसके बाद बिंदुसार, अशोक के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप में एक नायक था, महानायक था, जिसने विषम परिस्थितियों में ना तो अपना साहस खोया कभी भी,
कहते हैं उसकी आंखों के सामने उसकी माता को मार दिया गया, लेकिन उसने उफ तक नहीं की, क्योंकि इस परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं थी। जब परिस्थितियाँ उसके अनुकूल हुई तो उसने पूरा भारत पूरा अपने अंडर में रखा। तो यही है, चुनौती है कोविड-19 की, इससे जीत जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखिए, अपने ज्ञान पर विश्वास रखिए, ठीक है। मेहनत करते रहिए, और जो अपना इनिशिएटिव है, जितना ज़्यादा आप लोगों की मदद कर सके, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, जितना मदद कर सकते हो कीजिए। ठीक ढंग से नोट्स बनाइए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सोसाइटी में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कीजिए, ठीक है। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।